हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार झारखंड। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज है 10 जनवरी और हम अपने करंट अफेयर्स के इस सेशन को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमने आपसे प्रॉमिस किया है टोटल 2500 प्लस करंट अफेयर्स पर आधारित एमसीक्यू आपको देने का, है ना? तो ये करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू है, ये सिर्फ करंट अफेयर्स से नहीं बल्कि स्टैटिक पोर्शन से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा। तो इसे बिल्कुल अच्छे से करके जाएँ, न सिर्फ झारखंड बल्कि अगर आप किसी अदर स्टेट के पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे ज़रूर देखें, यहाँ जो भी प्रश्न आपको दिया जा रहा है, उसे ज़रूर करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये सेगमेंट, ठीक है? तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दें। आइए देखते हैं आज के इस सेशन में कौन-सा प्रश्न हमारे सामने रहने वाला है। उसे शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन यहाँ पर आपके लिए है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कई बार स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो तैयारी करने के लिए पहुँचते हैं किसी कोचिंग में और उसके बाद अपने पूरे रिश्तेदार गाँव मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देते हैं कि हम यूपीएससी या जेपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं करना है ना? ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, अपनी पढ़ाई में लगे रहना है, बिल्कुल आराम से हमारे इस सेशन से जुड़िए। करंट अफेयर्स और झारखंड स्पेशल की क्लास शाम में 7 बजे आपको दी जाती है। साथ ही साथ डेली एनसीईआरटी का एक चैप्टर रात में 9 बजे हम डिस्कस करते हैं। तो इन सभी सेशन से आप ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इस सेशन का फ़ायदा मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। पिछले 2 सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक कर लिया था और आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। तो यहाँ पहला प्रश्न आपके लिए है, सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है ना? तो कैशलेस उपचार योजना शुरू किया गया है सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। ये योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो आंसर करने से बताने से पहले वीडियो को आप पॉज़ करेंगे, अपना आंसर खुद देंगे और फिर देखेंगे कि आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है केंद्रीय वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो कैशलेस उपचार योजना, ये जो है, जैसा कि क्वेश्चन है आपको पता चल रहा होगा, सड़क दुर्घटना से संबंधित है। तो ये जो है आपका केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित एक योजना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? सड़क दुर्घटना में जो लोग घायल हो जाते हैं, उन्हें 1 सप्ताह तक यानी 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा इस योजना के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत, ठीक है? उसका उसी के तहत ये कैशलेस उपचार योजना को शुरू किया गया है। तो इन सभी फैक्ट को आप याद रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन ए, इसे याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। डब्ल्यूएचओ के डब्ल्यूएचओ के सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट ये जारी किया जाता है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। अब इसमें कुछ बातें बताई गई हैं, उनसे संबंधित 2 कथन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। उसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो आराम से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर अपना आंसर करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारत में 2010 से लेकर के 21 के बीच सड़क दुर्घटनाओं में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इस अवधि में वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटना में 5% की वृद्धि दर्ज की गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल 1, केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो देखिए,
ये रिपोर्ट जो लाया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, उसमें ये बताया गया है 2010 से लेकर के 2021 के बीच भारत में जो सड़क दुर्घटना होती है उसमें 15% की वृद्धि देखी गई है। लेकिन वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटना में 5% की वृद्धि नहीं बल्कि 5% की कमी हुई है ना? तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट ही केवल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 48वां प्रश्न है हमारे सामने। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ और ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है ये जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, ऐसे जो भी संस्था महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स को जारी करती हैं उनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। आपसे पीसीएस वगैरह में बहुत फ्रीक्वेंटली वो पूछा जा सकता है। तो ये सभी रिपोर्ट को याद रखेंगे किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे सामने। सरकारी प्रतिभूतियों के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। आपसे गलत कथन पूछ रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते समय इन सभी टर्म पर ज्यादा फोकस करना है आपको। सही पूछ रहा है या फिर गलत पूछ रहा है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा दे देगा सही नहीं है, और कई बार एग्जाम में स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं कि वो नहीं को पढ़ते ही नहीं है ना? तो वैसे में आंसर गलत हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत ज्यादा आपको फोकस करना होगा। ठीक है, तो सरकारी प्रतिभूतियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है ये प्रतिभूतियां सरकार पर उधार होती हैं। दूसरा है इन्हें गिरवी रखकर ऋण नहीं लिया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है इनकी परिपक्वता अवधि 91 दिन से लेकर 40 वर्षों तक की हो सकती है। और चौथा है इनके डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सरकारी प्रतिभूतियां हैं, ये राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा जारी किया जा सकता है। और ये एक प्रकार से सरकार पर उधार होती हैं। मतलब कि जब इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो इसके धारक हैं, जो इसको खरीदे हुए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, उन्हें सरकार द्वारा कुछ रिटर्न दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से सरकार पर उधार होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इन्हें गिरवी रखकर ऋण नहीं लिया जा सकता है। ये स्टेटमेंट ही गलत है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसा प्रतिभूति है जिसे गिरवी रखकर लोन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो जाएगा। इसका जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है ये 91 दिन से लेकर के 40 वर्ष तक का हो सकता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और चौथा, इनके डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं होता है, इसलिए इसे रिस्क फ्री सिक्योरिटी भी कहा जाता है। चौथा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में बता दें कि 3 प्रकार की ये सिक्योरिटी होती है। एक तो होता है दीर्घकालिक टाइम के लिए, जो कि आपका 5 साल से लेकर के 40 साल तक में मैच्योर होता है। ठीक है, एक होता है आपका टी बिल, जिसे ट्रेजरी बिल भी कहते हैं। वो आपके 3 टाइम पीरियड होता है उसके मैच्योर होने का। टी बिल जो होता है इसके मैच्योर होने का 3 टाइम होता है। एक तो होता है 91 दिन, दूसरा होता है 182 दिन और तीसरा होता है 364 दिन, है ना? वहीं पर जो नगद प्रबंधन बिल है जिसकी शुरुआत वर्ष 2010 से की गई है, वो 91 दिन से कम समय में मैच्योर हो जाता है। तो 91 दिन से लेकर के 40 वर्ष तक का जो परिपक्वता अवधि वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। 50वां प्रश्न हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो 50वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ई नीलामी परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए बैंक नेट पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने ऑप्शंस हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
प्रतिभूति विनियामक बोर्ड आयोग या फिर वित्त मंत्रालय। तो जो बैंकनेट पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा और वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि झारखंड के वित्त मंत्री का नाम क्या है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। अगर आप 14वीं जेपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, जहां आपको टोटल 50 टेस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। पेपर 1 के लिए 25 टेस्ट, पेपर 2 के लिए 25 टेस्ट और ये टेस्ट आपको केवल 500 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। आपकी तैयारी हमारे टेस्ट सीरीज के साथ और अच्छे से बेहतर हो सकती है, इसलिए आपको हमारा टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए। नंबर 9162219895 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे सामने। प्रोजेक्ट विस्तार के लिए आईआईटी मद्रास ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी है रेलवे मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वीडियो को पहले पॉज करेंगे, अपना आंसर खुद देने का प्रयास करेंगे, ठीक है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है? क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट विस्तार। विस्तार का पूरा नाम अगर आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस, ऐसे नाम को याद रखना है। वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस, ए आर से याद लास्ट में याद रखिए, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस की बात हो रही है, तो ये संबंधित हो जाएगा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से। और वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो हमारे शिवराज सिंह चौहान है ना? मध्य प्रदेश के पहले ये सीएम थे और अभी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है इनके पास है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। 52वां प्रश्न है हमारे सामने। लीड्स रिपोर्ट, जिसका पूरा नाम क्या है? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी कोयला मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ऑप्शन डी नीति आयोग। तो देखिए इस रिपोर्ट का जो नाम दिया हुआ है इसी में आपका आंसर छिपा हुआ है। आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे आपको पता चल जाएगा ये किससे संबंधित हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का? ऑप्शन ए, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ये लीड्स रिपोर्ट को जारी करता है और इसमें सर्वोच्च स्थान यानी शीर्ष स्थान पे कौन है? तो गुजरात हो जाएगा हमारा शीर्ष स्थान पर लीड्स रिपोर्ट में रहने वाला। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखिए इतनी ठंड में सुबह सुबह उठ के क्लास ले रहा हूं तो आप हमें कमेंट में आंसर करना न भूलें, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे सामने। सोनमर्ग सुरंग के संबंध में गलत कथन का चयन करें। आपके सामने 4 कथन दिया हुआ है सोनमर्ग सुरंग से संबंधित और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा जो कि गलत है। तो आपके सामने 4 स्टेटमेंट है। पहला है यह लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन बी इसे जेड मोड़ सुरंग भी कहा जाता है, ये जे नहीं होगा ये जेड होगा, जेड मोड़ सुरंग भी कहा जाता है। जो आपका सीमा सड़क संगठन है बीआरओ, इसके द्वारा इसके निर्माण की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। और चौथा स्टेटमेंट है इसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर है। तो इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है ये आपसे पूछा जा रहा है सोनमर्ग सुरंग के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये लद्दाख में नहीं
जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसे जेड मोड़ सुरंग भी कहा जाता है। 2015 में इसे बनाने की शुरुआत की गई थी और इसकी कुल लंबाई, सोनमर्ग सुरंग की जो कुल लंबाई है वो 12 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे सामने। बनिहाल दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पिछले सेशन में हमने आपको पंगसौ दर्रा के बारे में बताया था और ये कहां पर है, ये आपको आंसर भी बताया गया था। चलिए अगर आपको याद है तो ये कमेंट में बताइए कि पंगसौ दर्रा कहां पर स्थित है ना? तो बनिहाल दर्रा के बारे में पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो बनिहाल दर्रा जो है ये आपका ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर स्थित है ना? चलिए अब उस सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे सामने। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे इंटरपोल के नाम से जानते हैं, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसका गठन वर्ष 1923 में वियना में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 1956 में इसका नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया गया। दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके सामने विकल्प हैं, केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी। 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर? वियना में। इसका पुराना नाम अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग था और 1956 में जब इसकी 25वीं बैठक हो रही थी तब इसका नाम बदल करके इंटरपोल कर दिया गया था। इंटरपोल का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो वो कहां पर है? लियोन, फ्रांस में स्थित है इसका मुख्यालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस कदम्ब नौसैनिक अड्डा कहां स्थापित किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो आईएनएस कदम्ब नौसैनिक अड्डा ये बनाया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा गोवा में, प्रोजेक्ट सी बर्ड के द्वारा। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट का नाम भी याद रखेंगे, कई बार आपसे प्रोजेक्ट का नाम भी पूछा जा सकता है। तो प्रोजेक्ट सी बर्ड के द्वारा इसे गोवा में स्थापित किया गया है। आईएनएस कदम्ब एक नौसैनिक अड्डा है भारतीय नौसेना का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे सामने। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केंद्रीय गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ये स्थापित किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो किस मंत्रालय के साथ संबंधित है, ऐसा प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप पीवाईक्यू उठाएंगे, जैसे बिहार का पीसीएस हो गया, यूपी का पीसीएस हो गया, झारखंड का पीसीएस हो गया, इन सभी में आपको ऐसे प्रश्नों की भरमार मिलेगी। तो आपको ऐसा प्रश्न हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा याद में रख ये करके जाना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे सामने। निम्नलिखित नौसैनिक पोत को संबंधित प्रोजेक्ट से मिलाएं। एक तरफ कुछ नौसैनिक पोत का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है जिसके द्वारा उस नौसैनिक पोत का विकास किया गया है। अब यहां पर आपको मिलाना है ना? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि पिछले 2 बार से ऐसा देखा जा रहा है कि मैच द फॉलोइंग, इस तरीके का सवाल बहुत पूछा जा रहा है, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे वो यूपीपीसीएस हो सकता है जेपीएससी में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए, इसलिए हमें रेडी रहना होगा ऐसे प्रश्नों के लिए। तो पहला नौसैनिक पोत है आईएनएस सूरत, दूसरा है आईएनएस नीलगिरी और तीसरा है आईएनएस वाघसीर। तो यहां देखिए प्रोजेक्ट का नाम जो सामने लिखा हुआ है यही सही मैच है ना? इसे नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। आईएनएस सूरत जो है ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया अंतिम युद्धपोत है ना? और आईएनएस नीलगिरी जो है ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया पहला पोत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आईएनएस वाघसीर जो है ये आपका प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया
अंतिम पोत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में जो भी डिटेल यहां बताया गया इसे याद रखेंगे। इन तीनों को एक साथ शामिल किया गया था भारतीय नौसेना में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे सामने। यूरोड्रोन कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा देश सदस्य के रूप में शामिल नहीं है? यह आपसे पूछा जा रहा है यूरोड्रोन कार्यक्रम से संबंधित। आपके सामने ऑप्शंस हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली और भारत। तो देखिए भारत जो है इसमें एक पर्यवेक्षक देश है ना। वहीं अगर इसका नाम रहता स्पेन तो हो जाता सही। स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली ये चारों देश संबंधित हैं यूरोड्रोन कार्यक्रम से। भारत जो है एक पर्यवेक्षक देश है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे सामने। केंद्रीय भूजल बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो केंद्रीय भूजल बोर्ड का जो मुख्यालय है ये हरियाणा में स्थित है, और हरियाणा में किस स्थान पर? फरीदाबाद नामक स्थान पर इसका मुख्यालय है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे सामने। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं 1869, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1889 और ऑप्शन डी 1975। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इसकी स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, है ना। और इसके 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मिशन मौसम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो मिशन मौसम जो है ये आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, और अगर मंत्रालय पूछे तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मंत्रालय का नाम याद रखना है आपको। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, और इसकी स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मिशन मौसम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो स्थापना का वर्ष याद रखेंगे 1875। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे सामने। दुनिया में केवल 4 देशों के पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हैं। उन 4 देशों के समूह की पहचान करें। 5वां देश बन गया है भारत, है ना। तो 4 देश जो प्रारंभ में थे उसका नाम कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस और चीन। ऑप्शन बी है जर्मनी, फ्रांस, चीन और स्वीडन। ऑप्शन सी है जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका। और चौथा जो ऑप्शन है जर्मनी, चीन, रूस और भारत। देखिए रूस के पास अभी तक ये हाइड्रोजन ट्रेन का तकनीक जो है वो नहीं है। अमेरिका के पास भी ये नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जर्मनी, फ्रांस, चीन और स्वीडन। और अब 5वां देश जो है वो बन गया है भारत। ठीक है, इटली नहीं होगा, ये आप याद रखेंगे। इन 4 देशों का नाम, और 5वां देश है आपका भारत। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे सामने। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? पिछले बार यूपीएससी में यहां से सवाल पूछा गया था। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है आपके सामने विकल्प हैं, ऑप्शन ए निजामाबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी गुंटूर और ऑप्शन डी कोचीन। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है ये तेलंगाना के निजामाबाद में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल आपसे और है। लाकाडोंग एक हल्दी का प्रकार है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कहां की हल्दी है जिसे जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे सामने। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाने की शुरुआत की गई है? आंसर देंगे। आंसर देने से पहले आप सभी से एक अपील है, हमारे सेशन को लाइक जरूर कर दें अगर आपको ये पसंद आ रहा हो। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा हो तो हमारे सेशन को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर बार जो सेशन लाया जाता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो 2025 से विश्व ग्लेशियर दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। आपको पता होना चाहिए 2025 को यूनाइटेड नेशन ने विश्व ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया था।
ठीक है, और इसी वर्ष से विश्व ग्लेशियर दिवस मनाने की शुरुआत भी की गई है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 25 जनवरी और ऑप्शन डी 25 दिसंबर। तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 21 मार्च। ये मनाने की शुरुआत 2025 से ही हुई है। हो सकता है कि ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के अवसर पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 21 मार्च। पीडीएफ को अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे सामने। पहली बार वैश्विक मीठे या फिर ताजे जल के जीव जंतुओं का आकलन किसके द्वारा किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए यूएनएफएओ, ऑप्शन बी आईयूसीएन, ऑप्शन सी यूएनईपी या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देखिए अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। जीव जंतुओं के संदर्भ में मैक्सिमम काम कौन करता है? आईयूसीएन करता है। साइट्स का तो यहाँ नाम दिया हुआ नहीं है, और साइट्स जो है ये ट्रेडिंग से संबंधित मामलों पर अपना ध्यान रखता है। जो जीव जंतुओं का ट्रेड होता है उसमें अपना ध्यान रखता है साइट्स, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको बहुत इजी है पिक करना कि कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आईयूसीएन के द्वारा ये आकलन किया गया है पहली बार, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे सामने। दुनिया की सबसे बड़ी कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को किस देश ने स्थापित किया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी चीन। तो कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को स्थापित करने वाला देश जो है वो है चीन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में मौजूद है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में स्थित है। 785 बाघ मौजूद हैं मध्य प्रदेश में, है ना। और बाघों की आईयूसीएन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे सामने। निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए, तोरणमल वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश, होलोंगपार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश और शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश। आपसे पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं। केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा अभयारण्य कहां पर है ये आपको याद रखना होगा। और ये याद रखने के लिए करंट अफेयर्स में जितने भी अभयारण्य वगैरह आ रहे हैं उन पर आपको अपना ध्यान बना करके रखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। कोई भी रैंडमली उठा के नहीं पूछा जाता है। पिछले एक साल में जो करंट अफेयर्स में है, करंट अफेयर में जिसका जिक्र हुआ है, वहीं से आपसे सवाल पूछा जाता है। तो तोरणमल वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। और शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सुमेलित कितने हैं? 1 और 3 यानी कि 2। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। केवल 2 सुमेलित हैं। जबकि होलोंगपार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि कहां पर स्थित है? असम में स्थित है, और यहां पर हुलॉक गिब्बन पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे सामने। कवचम किस राज्य की रियल टाइम आपदा अलर्ट प्रणाली है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। केरल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ये जो कवचम है ये केरल का आपदा अलर्ट प्रणाली है, और इसका विकास केरल राज्य ने विश्व बैंक के साथ मिलकर के किया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके सहयोग से केरल ने इसका निर्माण किया है कवचम का? तो आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। गरुड़ाक्षी
किस राज्य की ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली है? तो गरुड़ाक्षी जो है ये एक ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली है। अगर कोई वन्य जीव से संबंधित अपराध को करता है तो उस पर एफआईआर किया जा सकता है इस ऐप के माध्यम से। और ये किस राज्य के द्वारा बनाया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी असम। तो गरुड़ाक्षी एक ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली है और यह संबंधित है कर्नाटक से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे सामने। नए मापन के अनुसार भारत के तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 7,516 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10,098 किलोमीटर, ऑप्शन सी 11,098 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 12,098 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी 11,098 किलोमीटर। पहले अगर पूछा जाए कि पहले कितना था तो वो था 7,516 किलोमीटर और वर्तमान में कितना है? 11,098 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। डेली शाम में 7 बजे आपके लिए झारखंड से संबंधित क्लास लिया जाता है, तो उससे जुड़ना न भूलें। अगर आप जेपीएससी या फिर किसी भी झारखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। हमारे सेशन से जरूर जुड़ें और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि सही समय पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। जय हिंद।